हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारी क्लास 6 चल रही थी। 8 का हमने कंप्लीट कर लिया और 6 के हमारे 2 लेसन बाकी हैं। तो आज मैं ये एक छोटा सा लेसन है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये मैं करवा देती हूँ। उसके बाद हमारा बच जाएगा एक हमारा भारत, वो 7th के साथ ही करवा दूँगी मैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जहाँ जहाँ हम रहते हैं, स्थल वो भूमि होती है जो रहने के योग्य होती है। तो कौन कौन से पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो इसमें आपने कुछ स्थल रूपों को देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं, और आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़ी है, कहीं कुछ है। तो पृथ्वी के ऊपर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पे आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से थोड़ी ऊंची उठी होती है। वो 600 मीटर से अधिक ऊंची जो खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है उसको पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे और भी हैं काफ़ी सारे। तो ये देखो, ये इस चित्र में देखो, कहीं समुंदर दिखा रखा है, कहीं प्रायद्वीप दिखा रखा है, कहीं झीलें दिखा रखी है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं पर्वत श्रृंखला है, कहीं पहाड़ी है। तो ये सब है। पहाड़ी पर्वत से थोड़ी सी नीची होती है, 600 मीटर के आसपास तक की होती है, और उससे ऊपर वाला जो होता है वो पर्वत कहलाता है। पठार थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया हो जाएगा, और समतल मैदान आपको पता ही है। उसके बाद जैसे दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह जब टूट के घिस जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, हम अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन की क्रिया के कारण सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात पर्वत की, माउंटेन। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर है वो छोटा और आधार चौड़ा होता है, जैसे ऐसे पिरामिड शेप में होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे करके। तो ऐसे होता है। तो पर्वत है वो ऊपर से बिल्कुल पतला होता है और नीचे से चौड़ा होता है, ट्राइंगल शेप टाइप में होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और बर्फ़ की नदियाँ जिसको हम कहते हैं तो उन्हें हिमानी कहा जाता है। बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। या हिम से बना है बर्फ़, और हिम से जो नदियाँ बनती है उसको हिमानी बोलेंगे हम। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, इसलिए वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं। पर्वत एक रेखा की क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला, जिसे पर्वतीय श्रृंखला आप बोल सकते हैं, कहा जाता है। बहुत से पर्वत है वो तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ये एशिया, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय जैसे एशिया की हो गई, यूरोप का हो गया आल्प्स पर्वत, और दक्षिण अमेरिका का हो गया एंडीज पर्वत। तो पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भी भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक वलित पर्वत होता है, एक भ्रशोंत पर्वत होता है, एक ज्वालामुखी पर्वत होता है। तो हिमालय और आल्प्स पर्वत है वो वलित पर्वत है। वलित पर्वत जिनकी सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है और शिखर है वो शंक्वाकार है, शंकु के आकार का। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो कौन कौन से हुए हमारे, एक आल्प्स पर्वत हो गया, एक हिमालय पर्वत हो गया। तो ये कौन से पर्वत है, ये वलित पर्वत है। और अरावली है वो पुरानी है, सबसे पुरानी अगर पूछी जाए तो अरावली है। अपर्दन की ये राजस्थान में है अरावली। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला है वो घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत है वो गोलाकार दिखाई देते हैं, और इनकी ऊंचाई भी कमी के पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो बर्शोंत पर्वतों का निर्माण होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और उसके बाद वो विस्थापित हो जाता है तो उसको बर्शोंत पर्वत का निर्माण हो जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं, और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका या भ्रंश या ग्रोबिन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वोसजेस पर्वत है वो इस तरह की पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए। इस प्रकार भू आकृतियों के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत है वो कब कैसे बनता है, वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी नाम से ही पता चल रहा है आपको,
तो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जापान का फ्यूजियामा है, वो इस टाइप के पर्वत का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं और बहुत सी नदियों के स्रोत हैं वो पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है, क्योंकि वो पानी हिमानियों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पन बिजली के उत्पादन में भी काम आता है। नदी घाटियाँ और वेदिकाएं हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद मिलता है, रेजिन मिलता है, ये सब मिलता है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग है वो उपयुक्त है और ये पर्वतों की यात्रा और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है। ये सब कहाँ होती है? ये पर्वतों पे ही होती है। क्या आप हिमालय के स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बताएंगे जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? तो ये साथ में कुछ रह गया है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जिसको हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई है वो 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी ज़्यादा है। ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। ये मोनाकी पर्वत या हवाई द्वीप आप कह सकते हैं, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल वाले से भी ऊंचा है। तो आपको पता चल गया 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। एक वलित पर्वत जिसमें हिमालय, आल्प्स और हमारा अरावली हो गया जिससे, और बरसौत मतलब जो बहुत बड़ा भाग टूटने के बाद भ्रंश हो जाता है, और ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनता है। ज्वालामुखी में वालों में 2 आए थे हमारे आगे। ज्वालामुखी में एक तो आया था फ्यूजियामा और एक आया था किलिमंजारो अफ्रीका का। उसके बाद यहाँ के ये गेम है जो पर्वतों पे खेले जाते हैं। उसके बाद आता है पठार। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई, जैसे हम बोलते हैं जैसे वो होता है ना रैंप टाइप में, उस तरीके से होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग है वो मेज के समान अधिक सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी पुराने हो सकते हैं और भारत में दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। केन्या, तंजानिया और युगांडा के पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। उसके बाद तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसको छत भी बोला जाता है, और जिसकी ऊंचाई है मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें खनिजों की प्रचुरता, खनिज है वो पठारों में पाया जाता है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र है वो पठारी भागों में हैं, जैसे राजस्थान के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर। अफ्रीका का पठार है वो सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार है, लोहा, कोयला और मैंगनीज के वहाँ बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं वो ऊंचाई से गिरती है, और भारत में छोटा नागपुर पठार है वो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी जलप्रपात के उदाहरण हैं। तो आपने देखा छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंड्रू जलप्रपात। ये पूछा जा सकता है स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा जलप्रपात या हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो स्वर्ण रेखा पे है और कहाँ पे है वो छोटा नागपुर पठार पर। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। और ये श्रावती नदी के ऊपर है कर्नाटक में जोग जलप्रपात है वो। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है और खेतों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो लोग देखने आते हैं। उसके बाद पर्वतों और पठारों की हमने बात कर ली। अब बात आती है मैदानों की। मैदान आपको पता है जिस भूमि पर हम रहते हैं बिल्कुल सपाट समतल भूमि होती है, तो उस पर बहुत बड़े भाग पे होते हैं ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, और कुछ मैदान है वो काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां हैं वो पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपर्दित कर देती है। अपर्दन आपने देखा होगा ना, टूट फूट वाली क्रिया वो अपर्दन होती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, शिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग पे होते हैं। और नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान है वो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं और यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मैदानी
क्षेत्र पे लोग रहना पसंद बहुत करते हैं। वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती है, यातायात है, पानी है, कृषि है, करना आसान हो जाता है, रहने के लिए दिक्कत नहीं होती। तो वो सब चीज़ें देख करके मैदानों पे लोग ज़्यादा रहते हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र इसलिए होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक इसलिए होती है क्योंकि मकानों के बनाने, खेती की यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग है वो खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उसके बाद आते हैं स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन है वो कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों का जीवन है वो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। तो आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल वाली जगह पर रहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है वो अच्छा होता है और वो ईजी होता है, वहाँ रहना सरल होता है। मैदानों में फसलें हैं वो उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान भी है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर हो जाता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है, तूफान या बाढ़ है, वो बहुत विनाश कर देते हैं। और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देते हैं जो दूषित और गंदा कर देता है उसको। तो ये प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। कभी भी गंदी चीज़ें वो पानी में नहीं डालनी चाहिए। हमें उपलब्ध भूमि है वो हमारे उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको, पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें। तो स्वच्छ भारत मिशन ये जो 2014 के अंदर चलाया गया था एक कार्यक्रम मोदी जी के द्वारा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये है स्थल रूप विभिन्न प्रकार के। और उसके बाद में स्थल रूप कौन कौन से हैं, पर्वत और पठार में क्या अंतर, आपको मैंने बता दिया सारा। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, एक वलित हो गया, एक बरसोंत हो गया, एक ज्वालामुखी हो गया। पर्वत ज़्यादा ऊंचा होता है, पठार उससे थोड़ा सा नीचा होता है और मेज की तरह सपाट होता है ऊपर से वो। और स्थल रूप कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दिया। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है ये भी बता दिया, क्योंकि वहाँ हिमानी के रूप में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो जलाशयों में आ जाता है, पीने के लिए यूज होता है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो निक्षेपण क्रिया से। नदियों द्वारा निर्मित मैदान है वो सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? और पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? क्योंकि पर्वतों पर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ऊंचाई में, ढाल में, अभिमुखता में। तो आपको पता ही है ऊंचाई में हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों पे पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ पे है, भारत में है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, आल्प्स पर्वत। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, मैदान। हिमालय और आल्प्स है वो वलित पर्वतों के उदाहरण है। डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता, पठारों में। और पर्वतों का एक क्रम है, पर्वतों का एक क्रम है, जो पर्वत श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं पर्वतों का एक क्रम है। और डैश क्षेत्र है वो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक मैदानी क्षेत्र होते हैं, जो वो कृषि के लिए उत्पादक होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन, छोटा सा लेसन था, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखला है हमारी, ये भी वलित है। और एक ही प्रशांत महासागर वाला, ये पॉइंट आपको मोनो की पर्वत वाला विशेष करके याद रखना है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को करेंगे और एक लेसन हमारा बच गया है, बस वो लेसन कंप्लीट करके फिर क्लास 7 की ज्योग्राफी